Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Students, आज हम 30th of April 2024 ट्यूसडे के नॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले है ऑल दिस टॉक। ऑल दिस टॉक इस टाइटल के अंदर ही काफी इसका मीनिंग हिडन है। इसका मतलब है सारी बातें हैं, मतलब अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है, सारी बातें हैं। अब इसमें है क्या? और इस यहाँ से ना आपको टाइटल बनाने का भी थोड़ी सी आपको एक हिंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल डेडलॉक की सिचुएशन है, वो पॉलिटिकल डेडलॉक एक अपने एक्सट्रीम लेवल पे है, और इस वो पॉइंट पे है कि जो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं पहुंचा, कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अगर हम लेमैन की बात कहें ना, ये बात जरा गौर से सुननी है, कि जिसके पास इदारों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच रखे हुए हैं, ठीक है, और अवाम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल सोच रखे हुए हैं। और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, जैसा कि अपोजिशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक अजीब सी, समझ लें कि एक आयरनी है। और आपको याद होगा कि जो इस वक्त अपोजिशन है, पीटीआई जिसको हेड कर रही है, उसने अपनी जो तहरीक का नाम रखा है ना, उसका नाम भी आइन बचाओ मुहिम ही है, आइन बचाओ तहरीक है। तो ये बड़ी आयरॉनिक सी बात है। तो अब पॉइंट ये है, कहते जी कि पिछले हफ्ते में, कोई हफ्ता 10 दिन में ये बातें सुनी गई कि अपोजिशन में और गवर्नमेंट में कुछ बर्फ पिघली है और कुछ बातचीत का सिलसिला जारी हुआ है। लेकिन अपोजिशन की जो पार्टी पीटीआई है, वो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। क्योंकि वो कहते हैं कि असल पावर तो है ही एस्टेब्लिशमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास तो, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो तो पपेट्स हैं, उनके पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं, तो कोई अथॉरिटी नहीं है बात करने की, कोई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने का उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो फिर इसलिए मतलब एक तो एक तरफ तो पीटीआई कहती है कि जी हमारा मुकाबला ही एस्टेब्लिशमेंट से है, दूसरी तरफ कहती है कि हम उससे मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तीसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्या, सिटिंग गवर्नमेंट से करें, सिटिंग गवर्नमेंट के पास मैंडेट है। या चलो गवर्नमेंट तो वो है ना, गवर्नमेंट में तो है, पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करें। तो इस तरह से करके ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीटीआई की तरफ से, ये हमारा जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो ये कहता है कि ये इसका मतलब पीटीआई के अपने सोच में फिलहाल कोई भी एक यूनिटी नहीं है, पता नहीं है क्या करना है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। क्या पीटीआई अगर मुज़ाकरात करती है, तो पीटीआई गवर्नमेंट से अगर मुज़ाकरात करे, तो पीटीआई कहेगी जी हमारी स्टोलन सीट्स हैं, हमारी जो चुराई गई सीट्स हैं वो दें, वो वापस करें। तो अब अगर उस बात पे आते हैं, तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी ये नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बैठी ही उन्हीं सीट्स की बेस पे है, अदरवाइज तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये बात शायद कोई कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि पीटीआई जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी, तो फिर क्या होगा कि फिर पीटीआई शायद वही वाली गलती दोहराएगी जो कि उन्होंने 2018 में भी की। तो इस तरह से करके ये बात कहीं पे भी किसी एक डेस्टिनेशन पे, एंड पे पहुंचती नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर पीटीआई की डिमांड्स मानी जाएं, तो ना एस्टेब्लिशमेंट के पास एस्टेब्लिशमेंट
मतलब एस्टेब्लिशमेंट के पास ये मैंडेट है कि वो उनकी बात माने। मैंडेट इस तरह से कि एस्टेब्लिशमेंट जिस जिस रीजंस की वजह से गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होती है या बैकग्राउंड में रहकर डोरे हिलाती है, वो सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट को छोड़नी पड़ेंगी। ठीक हो गया? और अगर गवर्नमेंट पीटीआई की बात मानती है तो गवर्नमेंट जाती है। तो इसका मतलब है, और पीटीआई अगर अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटती है तो पीटीआई की अपनी मकबूलियत कम होती है। तो इसका मतलब है ये एक सीवियर किस्म का डेडलॉक है। इसलिए इस डेडलॉक में से कुछ हासिल होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमारे राइटर ने भी इसका जो टाइटल रखा है, ऑल दिस टॉक, सारी बातें ही हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं, इनमें जो अच्छे वर्ड्स मैं समझता हूँ आपको नोट करने चाहिए, उनमें एक तो है अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर कुछ नज़र आ रहा है। डेडलॉक का वर्ड आपको यूज़ करना चाहिए, तात्तुल, फंसी हुई चीज़, ग्रिडलॉक भी इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद लेजिटिमेसी एक अच्छा नाउन है, किसी भी चीज़ की कानूनी हैसियत, किसी चीज़ की अ, असल जो चीज़ होनी चाहिए जिस तरह से वो। और फिर उसके बाद डोमेन, किसी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हल्का बाउंड्री किसी की, वो है डोमेन। आगे चलते हैं तो सेकंड वाला एडिटोरियल है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। तो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी दी है और उसमें जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने जो 22% इंटरेस्ट रेट है उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टडी रखा है, उसको कायम रखा है, उसको ना कम किया है ना ज्यादा किया है। तो हमारा न्यूज़पेपर एडिटर कहता है कि ये बहुत अच्छा अच्छा इकदाम, बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल हालात को अगर देखते हुए ये अगर देखा जाए तो एक अच्छा इकदाम है। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ना ब्रीफ कर देता हूँ, जस्ट 2-3 सेंटेंसेस में, ताकि आपको समझ आ जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक देता है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा कर दिया जाए तो लोगों का बैंकों के अंदर पैसे रखने का रुझान ज्यादा होता जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो लोग बैंकों से पैसे निकलवाते हैं और निकलवा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब हर चीज का अपना फायदा नुकसान होता है, और गवर्नमेंट मुल्की हालात को देख के स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है? मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में आए, तो स्टेट बैंक को गाइड करती है, और स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय सीधा बैंकों में रखते हैं, और बैंकों से उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ठीक है? जब और ये उस सूरत में होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि लोगों के हाथों में अगर पैसा आएगा ना, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है? और मुल्क में जो है वो बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये उस वक्त होता है जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए। जब इंटरेस्ट रेट कम हो, यानी कि बैंकों से प्रॉफिट लोगों को कम मिल रहा हो, बैंकों से प्रॉफिट कम मिल रहा हो, और अपना बिजनेस करने से या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो लोग फिर बैंकों में पैसा नहीं रखते, अपने हाथों में रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिससे बिजनेस एक्टिविटी मुल्क में बढ़ती है, और उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि चूंकि लोगों के पास पैसा आता है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, महंगाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है?
लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट पैसा खींचना चाहती है और इन्फ्लेशन कम करना चाहती है, तो वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करती है, ताकि लोग बैंकों में पैसा रखें और पैसे के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का और स्टेट बैंक का ज़्यादा हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने जो एक 22% पे, ये भी एक हाई इंटरेस्ट रेट है, थोड़ा नहीं है, तो ये जो 22% पे रखा है, ये स्टेबल रखा है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता इन्फ्लेशन में कमी की जाए और जो अ, सितंबर 25 तक का टारगेट है, वो ये है कि 5 टू 7% तक इन्फ्लेशन को लाया जाए अगले साल 2025 के सितंबर तक। तो ये तरीका तो यही है, लेकिन इस तरह से बिज़नेस एक्टिविटी अगर कम होगी तो ज़ाहिर है उससे प्रॉब्लम होगा। बिज़नेसमैन असल में इस वक़्त पाकिस्तान का ये चाह रहा है, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ताकि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आईएमएफ का प्रोग्राम खतरे में चला जाएगा क्योंकि वो कहता है, आईएमएफ कहता है कि जी इन्फ्लेशन रेट को कम किया जाए, सर्कुलर डेट को कम किया जाए और इस तरह से करके मतलब ये है कि वो फिर दूसरी तरफ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मतलब सारी बातों को देख के जो हमारे एडिटर ने ये कहा है कि जी ये जो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा है ये एक अच्छा डिसीजन है। तो जाहिर है कि जो चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारी मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक चल रहे होते हैं और अगर थोड़ा प्लस माइनस किया जाता है तो उसमें इशू आता है। तो इसलिए अ, हमारा जो बिज़नेस का जो है वो समझ लें, हमारा बिज़नेस का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट में इकोनॉमी भी कोई मतलब वो बहुत अच्छी तो नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये वाला जो डिसीजन है ये बेहतर ही है क्योंकि ज़ाहिर है आईएमएफ से अगर हमें इंस्टॉलमेंट मिलती है, कुछ पैकेज मिलता है तो वो ओवरऑल कंट्री के लिए बेहतर ही होगा। एक बड़ी मतलब जो देखी गई है हमारा जो न्यूज़पेपर राइटर कहता है कि 2023 में जो बैड लोन्स थे वो 60 बिलियन रुपीस तक बढ़ गए थे जो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा थे। अब ये बैड लोन्स क्या होते हैं? बैड लोन्स वो होते हैं कि बैंकों से लोग कर्जा लेते हैं और कर्जा लेके वापस नहीं करते, इंस्टॉलमेंट्स अपनी टाइम पे नहीं देते। जाहिर है इस तरह का रिस्क जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट ही के लोग ले सकते हैं जिनको पता होता है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वो एक नेगेटिव चीज है और ये नेगेटिव चीज़ ज़ाहिर है इसलिए भी है कि अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर बैंक अपने कर्ज़े देने शुरू करते हैं और जब कर्ज़े देने शुरू करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है दूसरी साइड से, ठीक है? तो बहरहाल बहरहाल ओवरऑल ये कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये एक जो है ना ओवरऑल एक ठीक डिसीजन है, लेकिन इससे बिजनेस में जो एक ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी काफी हद तक स्टेगनेंट है और जो रुकी हुई है या बहुत स्लो है, वो स्लो ही रहेगी, उसकी तरफ इसका कुछ पॉजिटिव रुझान नहीं आएगा, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा। अच्छा, अब अगर हम देखें इस एडिटोरियल में, तो जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो क्या है जी? नंबर वन तो अलाइन है, ये आप लिखें अपने उसमें। स्टांस है, नुक्ता नज़र होना, हमारा अपनी सोच होना। अलाइन का मतलब किसी चीज़ के बराबर करना, कर देना, ठीक है? कमेंस, शुरू करना, इनिशिएट करना। फिर उसके बाद मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली, हम्बल, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रेकेबल, नाजुक, ठीक है? और फिर उसके बाद प्रूडेंटली, ये एक अच्छा वर्ड है। प्रूडेंटली का मतलब होता है एहतियात से, होशियारी से, सोच समझ से कोई भी काम करना। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, तो थर्ड हमारा चलता है जी मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट।
ये थर्ड एडिटोरियल है जी, मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट, मतलब बेमानी किस्म की अपॉइंटमेंट। ये असल में है कि जो इसहाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म का एक की सीट है, ऐसी पोजीशन है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कभी बना दिया जाता है, जैसा कि परवेज इलाही को भी 2012 में बना दिया गया था। इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये असल में पीएमएलएन की दो तरह की मूव है। एक तो ये कि पीएमएलएन जब भी गवर्नमेंट में आती है, कोशिश करती है कि अपनी फैमिली के लोगों को अहम पोस्ट पे रखे, तो वो इसमें सबसे आगे नजर आ रही है बात के। एक तो ये कि फैमिली फर्स्ट वाला जो एक कल्चर है नून लीग का, पीएमएलएन का, वो हमारे सामने आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पीएमएलएन के अंदर जो दो धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक नवाज शरीफ का, उसमें इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ का बंदा है, नवाज शरीफ ग्रुप का बंदा है, तो इसलिए नवाज शरीफ ग्रुप अपने आप को महसूस कर रहा था कि शायद उनके साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है, जिसकी वजह से आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जरा रेवोल्यूशनरी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो वो भी चीजें अब जरा कम हो जाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ का अपना बंदा जो है वो अहम पोस्ट पे आ गया है। तो बहरहाल इसकी कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत थी। अब देखने की जरूरत ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे इस पूरी पोजीशन में, कि अब ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा आ गया है, ये क्या करेगा। ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, तो इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने से रोकना था, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोक दिया गया। अच्छा, वो जब रोक दिया गया, तो उनको फॉरेन मिनिस्टर की एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दे दी गई। अच्छा, लेकिन फिर भी उन्हें फाइनेंशियल टीम्स के और फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत सारे एरियाज में इन्वॉल्व रखा गया। कहीं पे उन्हें फाइनेंशियल टीम का चेयरमैन बना दिया गया, कहीं पे उन्हें कैबिनेट की किसी कमेटी का जो फाइनेंसेस को डील करती है उसका उसका हेड बना दिया या उसका मेंबर बना दिया गया। इस तरह करके दे दिए गए। लेकिन अब क्या किया गया है? अब ये किया गया है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर जिस पोस्ट को इसहाक डार ने से बचाया गया था, अब इसहाक डार को उसी पोस्ट का हेड बना दिया गया। दूसरे लफ्जों में कि अब अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनके अंडर काम करेगा। ठीक है। तो ये भी एक अजीब सी आयरॉनिकल सी सिचुएशन है। तो बहरहाल न्यूज़पेपर का एडिटर कहता है कि ये अपॉइंटमेंट की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं है, यानी कि शहबाज शरीफ ने की है, लेकिन असल में तो ये नवाज शरीफ ही की मंजूरी से ये सारा काम हुआ है। और दूसरी बात, जो अहम बात इस वक्त कही जा रही है हमारे एडिटर की तरफ से, वो ये है कि ये ऐसी मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट है, यानी कि इसका कोई फायदा तो नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं है, फजूल किस्म की अपॉइंटमेंट है। मुल्क इस वक्त और तरह के हालात की का तकाजा करता है कि आप कोई पॉजिटिव, कोई वाकई कोई ऐसे फैसले करें कि जिससे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, ओवरऑल लोगों का कॉन्फिडेंस बने, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बने, और मुल्क के हालात अच्छे हों। वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और इस तरह की फजूल किस्म की अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है मुतहर्रक करना, किसी भी चीज को ज्यादा कैटलाइज करना। डिफाई का मतलब होता है मुकाबला करना, किसी चीज के आगे बंद बंद बांधना। इन्वोक का मतलब होता है पुकारना, किसी भी चीज को वो करना कि जी ये चीज जो है वो ये की जाए, उसके लिए अपील करना। एक अच्छा वर्ड है ये। फिर उसके बाद है जी मेंड का वर्ड, शायद आपको पता ही होगा, लेकिन मेंड का वर्ड मुरम्मत करना, किसी हालात को बेहतर करना। ये एक अच्छा वर्ड है, और आप यूज कर सकते हैं इसे अपनी राइटिंग्स में भी। और फिर उसके बाद है जी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है अनासिर, जो चीज मौजूद, जो हालात मौजूद हैं उनके सारी
ओवरऑल डायनामिक्स को देखना, तो डायनामिक्स का मतलब है कि सारे ओवरऑल फैक्टर्स को देखना। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर एंड पे ये जो फ्रिवलस वर्ड है, फजूल, ये भी एक अच्छा वर्ड है जो आप अपनी डिक्शनरी में, अपनी जो अपनी डिक्शनरी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।